सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। वो सब चीजें फिर जीन एडिटिंग के अंदर आ जाती है। तो अगर इसके अपन एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या बता रहा है, जीन एडिटिंग इज द एबिलिटी टू मेक हाईली स्पेसिफिक चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एसेंशियली कस्टमाइजिंग इट्स जेनेटिक मेकअप। क्या मतलब है इसका, कि हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक चेंजेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी कुछ चेंज कर देंगे, बहुत ही स्पेसिफिक एकदम फिक्स जगह के ऊपर चेंज करते हैं, जिससे कि डीएनए सीक्वेंस के अंदर कोई चेंज आए और उसका जेनेटिक मेकअप यानी जो उसकी जेनेटिक्स है उसको अपन कस्टमाइज कर सके, यानी अपने अकॉर्डिंग अपन उसे चेंज कर सके। फिर जीन एडिटिंग किस किस चीज से परफॉर्म की जाती है? एंजाइम्स यूज होते हैं, पर्टिकुलरली न्यूक्लियेसेस। न्यूक्लियेसेस क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो कि डीएनए को ब्रेक करने का काम करते हैं। तो ये न्यूक्लियेसेस जो है इनको हम लोग स्पेशली कोड करते हैं या फिर स्पेशली हम इनको इंजीनियर करके डिजाइन करते हैं कि जिस जगह पे हमको चाहिए ये उसी डीएनए के पॉइंट के ऊपर जाके कट लगाए, जिससे कि वहां पर स्पेसिफिकली हम जो एडिटिंग चाहते हैं उसको हम अकम्प्लिश कर सके। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं ऐसे? कौन से एंजाइम्स है जो कि डीएनए को कट करने में यूज आ सकते हैं? एंडोन्यूक्लियसेस। हाँ करेक्ट, एंडोन्यूक्लियसेस रहते हैं। और यहाँ पीपीटी नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को? नो मैम, नहीं हो रहा। नहीं दिख रहा। बताना चाहिए था ना। तो कब से पीपीटी शेयर करके रखी हुई हूँ। अभी दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। तो एंडोन्यूक्लियसेस के अलावा एक्सोन्यूक्लियस नहीं होते हैं क्या? दो टाइप के होते हैं ना, एक तो एंडोन्यूक्लियस होता है हाँ, और एक एक्सो। क्या एक्सोन्यूक्लियस। डिफरेंस है इसमें? एंडोन्यूक्लियस बीच सीक्वेंस में कट करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस सीक्वेंसेस के एंड में। जैसे अपना वो हाँ, टीलोमेरेज जो रिपीट करता था। टीलोमियर जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसका बोल हाँ, रहे हो? उस टीलोमेरेज एंजाइम मतलब वो ऐड करता है वो, लाइक वहीं पे करेक्ट। सो टीलोमेयर सीक्वेंस पे एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी रोक दी जाती है। हाँ, वो क्यों रोक दी जाती है? अपने पढ़ा था। हेयर हेयर पिन लूप। करेक्ट। तो देखो एंडोन्यूक्लियस जो रहता है वो सेंटर से कट करता है, मतलब वो बीच में से डीएनए के कहीं पे भी जाके कट लगा सकता है। और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस जो कि एंड से कट करते हैं। तो ये एंजाइम्स जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या जीन एडिटिंग के अंदर हम एक्सट्रीम हाइट्स में यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज में कुछ चीज को डिलीट करने के लिए, उसमें कुछ ऐड करने के लिए या उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें उसमें कट लगाना तो जरूरी है। तो यहाँ पर जो है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज में कुछ इंपॉर्टेंट वंस है, जैसे कि ZFN, टैलेंस और क्रिस्पर कैस9। ZFN किसी ने सुना है? नो मैम। इसका फुल फॉर्म होता है जिंक फिंगर न्यूक्लियेसेस। ये ना थोड़ी न्यू टेक्निक्स है, एकदम न्यू नहीं है, लास्ट 10 years के अंदर डेवलप्ड है। तो इनके ऊपर जो है वो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे इनके फुल फॉर्म्स तो बन ही सकते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक वर्किंग मैकेनिज्म हो तो उससे रिलेटेड बन सकते हैं। और टैलेंट जो है वो है टारगेट इंड्यूस्ड लोकल लीजन्स। तो जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस बेसिकली क्या होते हैं पता है? नो आइडिया। और टैलेंट्स? इसका भी नो आइडिया। ओके। सो टैलेंट्स बेसिकली क्या है, आप इसके फुल फॉर्म से देखिए, टारगेट इंड्यूस लोकल लीजन्स है। मतलब अपने पास में अगर एक ये डीएनए का मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर पर्टिकुलरली हम यहाँ पर डीएनए को डिस्ट्रॉय करेंगे एक तरीके से। लीजन्स यानी कि स्कार्स होते हैं, यानी कि किसी तरीके से उस पर्टिकुलर जगह को डिस्ट्रॉय करना इज नोन एज लीजन। तो हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर उसको रिप्लेस कर सकते हैं या उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं या वहां से कुछ डिलीट करना हो तो वो कर सकते हैं। जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस ऑन द अदर हैंड जो है ये हाईली
मतलब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये जिंक है ना, जिंक+2 वाला, ठीक है। तो ये जो है जिंक फिंगर न्यूक्लियस बेसिकली है तो न्यूक्लियस ही, ये भी डीएनए को कट करने का ही काम करता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग हो जाता है। ये हाई जिंक कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो है इसकी कट करने की साइड डिफरेंट हो जाती है, और टैलेंस की कट करने की साइड जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमें किस जगह पे या किस साइड के ऊपर कट करना है, उस हिसाब से हम लोग जो है वो ZFN और टैलेंट में से चूज करते हैं। क्लियर हुआ? Yes, यस ma'am. मैम। उसी में से एक आता है Cas9, CRISPR-Cas9। तो CRISPR-Cas9 में बेसिकली क्या करता है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पता है आप लोगों को? यस मैम। क्या Yes, होता है ma'am. पैलिंड्रोमिक? मैम जो दोनों तरफ से सेम रीड हो, दोनों स्ट्रैंड्स पे। Yes, करेक्ट। ma'am. दोनों साइड से बराबर. आप उसे लेफ्ट से रीड करे, राइट से रीड करे, उसका सीक्वेंस सेम आता है। तो ऐसी सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करके क्रिस्पर उसको कट करता है। तो जब भी हमें किसी ऐसे जीन के अंदर चेंजेस करने हैं जो कि किसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के आसपास प्रेजेंट है, तो वहां पर हम लोग उस क्रिस्पर का यूज कर सकते हैं। अगर वैसा नहीं है तो ZFN या टैलेंट की कोई पोजीशन को रिकॉग्नाइज करने वाला है तो उसको यूज कर लेते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि अपन को नीड कहाँ पर है डीएनए को कट करने की, हम लोग टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो क्रिस्पर Cas9 का एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि एक तो सबसे पहले तो अपन को इसके लिए पूरा का पूरा सीक्वेंस पता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ZFN या टैलेंट के लिए तो अपन को पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का डीएनए सीक्वेंस पता होना चाहिए। क्रिस्पर के लिए हमें नहीं जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है, ये चीज अपन आगे देखते हैं। और याद रखना, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि क्रिस्पर कैस जो है वो रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच यूज करता है। क्या होता है रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच? मैम शायद आरएनए से डीएनए बनाना, प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से डीएनए। हाँ Yes, देखो, ma'am. फॉरवर्ड जेनेटिक्स होता है और एक होता है रिवर्स जेनेटिक्स। फॉरवर्ड जेनेटिक्स में क्या होता है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। नो नो नो, फिनोटाइप टू जीनोटाइप जब अपन इन्फर करते हैं कि लाइक अपन को एक प्लांट का फिनोटाइप दिख रहा है कि इसका रेड कलर का फ्लावर है, तो अपन उससे फिर इन्फेरेंस निकालेंगे कि उसका जीनोटाइप किस तरीके का होगा। रिवर्स जेनेटिक्स में क्या करते हैं हम लोग, जीनोटाइप पहले अपन लोग डिसाइड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको फिनोटाइप मिलता है। समझे? मैम फॉरवर्ड में हम पहले फिनोटाइप से जीनोटाइप देखते हैं, और रिवर्स में पहले जीनोटाइप फिर उससे उससे फिनोटाइप। फिनोटाइप बनना होता है, वो देखते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये एक रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच है। मतलब हम लोग पहले जो है वो डीएनए के अंदर चेंजेस करते हैं और फिर देखते हैं कि उस चेंजेस का फिनोटाइप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। ओके। यस मैम। Yes, तो ma'am. यहाँ एक टर्म और आ रही है, नॉकआउट्स और नॉक-इन्स। ये एक्चुअली जो है मेरे को फर्स्ट ईयर के अंदर प्रेजेंटेशन देना था डॉक्टरल सेमिनार का, तो उसके अंदर मैंने बनाया था। बट ये ना बहुत यूजफुल है क्योंकि जो भी नए टर्म्स अपन यूज करते हैं एग्जाम्स में आते हैं, जो कि बीडी सिंह के अंदर नहीं दे रखे हैं, वो सब चीजें इसके अंदर दे रखी है। अच्छा, उससे मेरे को याद आया, मैंने अमन बुक डाल दी थी ग्रुप के अंदर, तुमने देख ली थी ना? Yes, ma'am. एक बुक और है टीए ब्राउन की, उसका नाम भूल रही हूँ मैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, प्रोटीन है, हाँ टीए ब्राउन की जेनेटिक्स ही है। तो अगर तुम्हें उसकी लैंग्वेज पसंद आए तो वो वाली बुक भी एक बार देख सकते हो। मुझे स्नस्टेड एंड साइमंस पर्टिकुलरली पसंद आता है, और टीए ब्राउन की बुक ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब अपन मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन पढ़ेंगे ना, तो मुझे बताना, मैं एक बुक से पढ़ाऊंगी। वो है तो भूपति सर की है, टीएनयू के बहुत अच्छे ब्रीडर है, उनकी लिखी हुई बुक है। तो तुम्हारे उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे, तुम्हें कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस बुक का पीडीएफ मैं तुम लोग को सेंड भी कर दूंगी फिर। ठीक है? Yes, ओके ma'am. मैम। बस याद दिला देना उस टाइम पे, क्योंकि फिर मैक्सिमम क्या होता है ना कि बीडी सिंह चलते चलते बीडी सिंह से ही पढ़ जाता है फिर वो। ओके मैम। Yes, ma'am. फिर हाँ, यहाँ पर दो टर्म्स और आ रहे हैं, नॉकआउट्स और नॉक-इन्स।
तो इनका कुछ ऐसा स्पेसिफिक जैसे नाम है वैसे ही काम है। नॉकआउट करने का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ को डिलीट करना। और नॉक इन करने का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ को ऐड करना, प्लस करना, उसे अपन नॉक इन बोल देंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये अपन ने उस दिन देखा था क्रिस्पर क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर का एक एसोसिएटेड प्रोटीन है Cas9। क्रिस्पर कहाँ से आइसोलेट किया गया है? क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स से। ये किसके अगेंस्ट ये बैक्टीरिया क्रिस्पर को यूज करता था? तो एक बैक्टीरियोफेज यानी कि एक वायरस था, उसके अगेंस्ट इसको यूज करता था। ये वायरस क्या करता था? प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देता था बैक्टीरिया के अंदर। इसको हमने रिपर्पस किया है एक आरएनए गाइडेड डीएनए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जिससे कि हम लोग इसको अपनी तरीके से यूज कर सके। ट्रांसक्रिप्शनल पर्ट्यूबेशन मतलब अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो उसके बीच में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है, वो कर सकते हैं। जीनोम एडिटिंग कर सकते हैं। एपिजेनेटिक मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। एपिजेनेटिक्स क्या होता है? No idea. Ma'am, no idea. नहीं पता। ओके मतलब कोई भी ऐसे हेरिटेबल चेंजेस हो रहे होते हैं ना, जो कि किसी सेल या ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जो कि किसी एक जीन या मल्टीपल जीन के फंक्शंस को या उनके डीएनए सीक्वेंस को ऑल्टर करने की वजह से हो रहा है, उसकी हम लोग एपिजेनेटिक्स कहते हैं। तो बेसिकली एपिजेनेटिक्स का एक बहुत स्पेसिफिक चीज है कि इसके अंदर डीएनए सीक्वेंस इटसेल्फ डज नॉट चेंज। तो मतलब तुम मान के चलो कि जब अपना डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो अपना प्रोटीन है, मान लो कोई एंजाइम है, इसके बनने तक बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो इन सब स्टेप्स के अंदर किसी तरीके का कुछ चेंज आ जाना, जैसे मान लो यहाँ पर जो आरएनए सीक्वेंस बन रहा है और उससे जो प्रोटीन बन रहा है, उसके अंदर एक एंजाइम यूज होता है, वो एंजाइम का सीक्वेंस गड़बड़ा जाना, या उस एंजाइम को चेंज करके कुछ और एंजाइम डाल देना, जिसमें एक्चुअल डीएनए का जो अपना सीक्वेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एंड प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है। इस चीज की स्टडी को हम लोग एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। Okay. समझ गए? Yes, ma'am. ओके सो ये टेक्नोलॉजी हमें प्रिसाइसली मैनिपुलेट करना अलाउ करती है किसी भी जीनोम सीक्वेंस को, ठीक है, एक शॉर्ट गाइड आरएनए की हेल्प से। यूजुअली ये जो गाइड आरएनए रहता है क्रिस्पर का, वो 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग रहता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गाइड आरएनए का कितना लेंथ रहता है, फिर गाइड आरएनए का क्या काम रहता है, ये अपन आगे जाके देखेंगे। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर ये टेक्नोलॉजी जो है वो 20 क्रॉप्स के अंदर यूज हो चुकी है, यील्ड इंप्रूवमेंट, बायोटिक्स, एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब के अंदर। तो क्रिस्पर की टाइमलाइन, अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं कि क्रिस्पर की डिस्कवरी किसके अंदर हुई थी? ई कोलाई के अंदर हुई थी। जापानी साइंटिस्ट ने की थी, योशिजुमो इशिनो और उसकी टीम ने, ठीक है। फिर उसके बाद में एम्बेडन करके भी एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। फिर उसके बाद में ये क्रिस्पर जो है बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। ये 2000 के अंदर पता चला था, उसके पहले पता नहीं चला था। फिर उसके बाद में इसको जीनोम एडिटिंग के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया गया था, और साइंस ने जो है वो क्रिस्पर को ब्रेक थ्रू यानी कि बहुत बड़ी डिस्कवरी का भी नाम दिया था 2015 में। और अब जो है वो क्रिस्पर जो है हम लोग एपिजीनोम एडिटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और भी बहुत अलग अलग चीजों के लिए अपन क्रिस्पर को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो आपका नाम इशिनो के पास चले जाएगा। फिर उसके बाद में एम्बेडन ने ट्यूबरक्लोसिस करके एक बैक्टीरिया रहता है, उसके अंदर डिस्कवर किया था। ये दो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ओके Yes, ma'am. क्रिस्पर के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? जेनिफर डॉडना एंड एमानुअल शार्पेंटियर को मिला था, क्योंकि इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम मॉडिफाई करके जीनोम एडिटिंग के लिए यूज किया था। फिर क्रिस्पर का पेटेंट जो है वो 2014 के अंदर ग्रांट किया गया था जैंग को। पेटेंट किसी और के नाम है ना, ये चीज याद रखना। नोबेल प्राइज किसी और को मिला है। क्रिस्पर से रिलेटेड टर्म्स है कुछ कुछ। पैम है, प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ। एचएनएच है, ये एक एंडोन्यूक्लियस है। देखो यहाँ से तुमको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैं बताती हूँ। पैम पे आई डोंट थिंक सो आपसे कोई कुछ पूछेगा।
HNH इज अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है थोड़ा उल्टा सीधा करके। RUVC एक एंडोन्यूक्लियस है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो HNH और RUVC का याद रखना। उसके अलावा ये अपना CRISPR RNA है, इसके बारे में कोई कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा। DSB इज डबल स्ट्रैंड ब्रेक, तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक तो कॉमन है, अपन ये DNA रेप्लिकेशन के अंदर भी पढ़ेंगे। SgRNA इज सिंगल गाइड RNA, जो मैं बात कर रही थी ना कि अपन गाइड RNA आगे पढ़ेंगे, वही वाला गाइड RNA है। फेक ट्रेसर RNA है, जो कि ट्रांस एक्टिवेटिंग CRISPR RNA है। इनके क्या क्या फंक्शन है, ये चीज अपन देखते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि HNH और RUBC क्या है, एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस का काम क्या रहता है? बीट से कट करना। करेक्ट। तो ये दोनों यही काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो अपना 20 न्यूक्लियोटाइड का गाइड RNA रहता है, ये आएगा और ये अपनी साइट को रिकॉग्नाइज करेगा। ये जो RNA रहेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा अपनी साइट के, करेक्ट। यस मैम। यस मैम। ये तो फिर ये गाइड RNA जो है वो आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और इसी के साथ में पीछे अपना क्या रहेगा, जो भी अपना टारगेटेड जीन है या फिर जो भी अपन को उसको डिलीवर करना है, वो चीज इस गाइड RNA के साथ में अटैच रहेगी। तो जहां पर ये गाइड RNA अटैच होता है, वहां पर HNH कट करेगा और उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड पे RUVC कट करेगा, ठीक है। ये बहुत डेप्थ का है, ये शायद ही आपसे कोई पूछेगा। HNH और RUBC एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रहते हैं, ये पूछ सकता है। गाइड RNA की लेंथ कितनी रहती है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कट कर दिया, और कट करने के बाद में यहाँ देख सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स हो गए। यस मैम। फिर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स होने के बाद में दो तरीके से उस ब्रेक को रिपेयर किया जा सकता है। एक तरीका क्या है, होमोलॉगी डायरेक्टेड रिपेयर। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अपन को जो भी अपनी पसंद का DNA का सेगमेंट डालना है, उसको अपन ने डाल दिया और वापस पूरा का पूरा DNA जो है वो रिपेयर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। इसमें क्या मतलब है कि अपन ने कट किया, एक छोटा सा इंसर्शन लगाया, फिर कुछ डिलीट किया। डिलीट करने के बाद में या तो कुछ यहाँ पर डिलीट हुआ, ठीक है, या तो कुछ ऐड कर दिया या फिर कुछ सब्सटीट्यूट कर दिया। ऐसे केस के अंदर जो है वो हम लोग उसको नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग बोल देते हैं। अब इसमें फर्क क्या है, देखो होमोलॉगी के अंदर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली जो भी कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे के, वो जुड़ गए हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आया कि भाई सामने वाला स्टैंड हमसे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन नॉन होमोलोगस के अंदर क्या है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये नॉन होमोलोगस सीक्वेंस हो जाती है। जरूरी नहीं है कि ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, कि ये एक दूसरे के साथ में पेयरिंग कर सके। तो इसी वजह से इसे अपन NHEG बोल देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल होती है अपने लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो DNA अपन भेज रहे हो वो कॉम्प्लीमेंट्री निकल सके। तो यहाँ से आप लोगों को NHEG और HDR के बेसिक क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेगा कि क्या है क्या नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या है। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि कौन सा बेटर यूज आता है एग्रीकल्चर के अंदर। तो NHEG जो है वो बेटर यूज आता है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सो क्रिस्पर काम कैसे करता है, उसके ऊपर एक छोटा सा फिगर है कि ये जो अपना बैक्टीरियोफेज है, यानी कि अपना वायरस है, ये अपना क्रिस्पर कैरी करता है, ठीक है। ये फिर किसी भी बैक्टीरिया के अंदर DNA को इंजेक्ट कर देता है। जैसे इसने DNA को इंजेक्ट किया तो इसके अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। पैम रहता है, प्रोटोस्पेस एक्टिव मोटिफ रहता है, अपना वायरल और प्लाज्मा DNA रहता है, और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो रहता है। अगर इसको अपन और जूम करें कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें रहती है, तो ट्रेसर RNA रहता है, Cas9, Cas1, Cas2, CSN2 रहता है, और एक क्रिस्पर एरे रहता है जो कि स्पेसर्स होते हैं। छोड़ो, ये सब चीजें तुमसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। तुम्हारे लिए ये चीज बस इतना काफी है कि बैक्टीरियोफेज जो है वो DNA को इंजेक्ट कर देता है किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, और यहाँ से फिर क्या होता है, अपना RNA का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। जब अपना RNA का सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो फिर ये अपना गाइड RNA आके जुड़ता है। जब वो आके जुड़ता है तो अपने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो आके कट लगा देते हैं, और जब वो आके कट लगा देते हैं तो उसके बाद में जो भी अपना आगे का मैकेनिज्म रहता है,
HDR या NHEG वो फॉलो होता है और अपना स्पेसिफिक DNA जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंच जाता है। अपन उस डायग्राम में भी पढ़ चुके हैं, दोनों चीजें सेम सेम ही है। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Ma'am, हाँ जी। ma'am, what is that PAM? प्रोटोस्पेसर एक्टिव मोटिव, ये अपन ने यहाँ पर देखा था ना, प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव। ये पैम जो है बेसिकली एक छोटा सा डीएनए सीक्वेंस रहता है 2 to 6 बेस पेयर का, जो अपना टारगेटेड रीजन जो डीएनए का रहता है ना उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। तो मतलब जो अपना गाइड आरएनए है और पैम है वो दोनों अपने अपन को टारगेट डीएनए से अटैच करने में हेल्प करते हैं। Okay, ma'am. ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्रिस्पर कैस जो है टाइप 2, हाँ देखो क्रिस्पर की ना अलग अलग टाइप्स है, 1 to 6 है। उसमें से अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 है। और टाइप 1 टाइप 2 में से भी पूछे तो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइप 2 है। इसके अलावा आप लोगों से कोई कुछ नहीं पूछने वाला, ये बाकी की जो कहानी लिखी हुई है। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. वो डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है कि टाइप 1 क्या है टाइप 2 क्या है, ये सब चीजें कोई नहीं पूछने वाला है। ये भी कोई नहीं पूछेगा एंजाइम वाला भी। नहीं, हाँ यहाँ से फिर अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ZFN टैलन और क्रिस्पर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो ZFN के लिए हमें प्रोटीन पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोटीन्स उसके अंदर ऐड हो रहे हैं। टैलन के लिए भी सेम चीज हमें पता होना चाहिए। क्रिस्पर के लिए हमें प्रोटीन का कोई रोल नहीं है। ZFN के अंदर हमें सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग मिलती है हर एक पेप्टाइड की। टैलन के अंदर भी वही कि स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर ही जाके बाइंड होता है। क्रिस्पर के अंदर क्या फायदा है कि हमें सीक्वेंस को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ एक 20 न्यूक्लियोटाइड का गाइड आरएनए बनाना है, तो वो वहीं जाके अटैच हो जाएगा। कहीं पे भी जाके अटैच हो सकता है, बस उसका गाइड आरएनए उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। गाइड आरएनए का सीक्वेंस 20 न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए। यस, 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही रहता है, उतनी ही जगह है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है ना उसका? सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, जिस डीएनए के पार्ट को आप टारगेट कर रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहता है। मैम, उस डीएनए के पार्ट को स्टडी करना पड़ेगा ना मैम पहले? देखो ZFNs और टैलेंस के अंदर क्या होता है कि हमें पूरे पूरे फुल जीनोम का सीक्वेंसिंग पता होना चाहिए। तो पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग जब हम करने बैठेंगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत पैसा कंज्यूमिंग है और बहुत कुछ है। क्रिस्पर के केस में हमें सिर्फ एक 20 न्यूक्लियोटाइड का गाइड आरएनए बनाना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो एक तो कहाँ मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस पता होना और एक कहाँ सिर्फ 20 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस पता होना। टाइम सेविंग भी है, पैसा भी सेव करता है और इफेक्टिव भी है। यस मैम। तो ये जो है वो न्यूक्लियस एंजाइम को यूज करते हैं क्लीव करने के लिए, यानी कट लगाने के लिए, और ये जो है वो Cas9 प्रोटीन का यूज करता है। डिजाइन डिफिकल्ट है। टैलेंस भी जो है वो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड है, तो इसका भी डिजाइन डिफिकल्ट है। और ये अपना सिर्फ गाइड आरएनए के बेसिस के ऊपर चलता है। ये मिथाइलेटेड डीएनए को नहीं काट सकता है। क्या होता है मिथाइलेटेड डीएनए? क्या होता है? शुगर होता है डीएनए में, राइबोस, उसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मिथाइल लग जाता है तो उसे मिथाइलेटेड, इतना ही मुझे ध्यान आ रहा है, कैन बी रॉन्ग आल्सो। नहीं, इट्स करेक्ट। सो मिथाइलेटेड डीएनए एज अ नेम सजेस्ट, बेसिकली मिथाइल ग्रुप के एडिशन करना न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर, उसे हम लोग मिथाइलेटेड डीएनए बोल देते हैं। क्या फायदा होता है मिथाइलेटेड डीएनए का? अब शायद थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है, या फिर जो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता अपना न्यू। करेक्ट। सो जो भी पैथोजेंस रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, जब भी वो अपनी बॉडी में या किसी प्लांट की बॉडी में एंटर करते हैं तो वो अपने डीएनए को मिथाइलेट कर लेते हैं, जिससे कि अपना सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि ये फॉरेन डीएनए है। और अगर रिकॉग्नाइज कर भी लेता है तो अपने जो एंडोन्यूक्लियस और एंजोन्यूक्लियस एंजाइम्स रहते हैं वो इसको कट नहीं कर पाते हैं।
तो ZFN और टैलेंस के अंदर जो है वो अपने नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ही यूज होते हैं जो कि मिथाइलेटेड डीएनए को कट करने में सक्षम नहीं है. दे कैन नॉट कट द मिथाइलेटेड डीएनए. पर क्रिस्पर जो है इट वर्क्स ऑन प्रोटीन बेसिस. तो इसी वजह से क्या होता है कि इट डज नॉट नीड टू रिकॉग्नाइज द डीएनए. वो जो है वो आरएनए या प्रोटीन को भी रिकॉग्नाइज करके उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है या उसके बेसिस के ऊपर डीएनए को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो इस अगर मिथाइलेटेड डीएनए है तो भी क्रिस्पर उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. क्लियर है? यस यस मैम. मैम. ओके. फिर मल्टीप्लेक्स एडिटिंग रिक्वायर्स सेपरेट डायमेरिक प्रोटीन्स. जैसे मैंने बताया था कि ZFN और टैलेंट के अंदर जो है वो अपन को पूरा का पूरा सीक्वेंस चाहिए. हम बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है. ये सब इश्यूज रहते हैं. ये सब प्रॉब्लम्स अपन को क्रिस्पर के अंदर नहीं फेस करनी पड़ती है. अब क्रिस्पर की बहुत सारी एप्लीकेशंस है जैसे कि एबायोटिक बायोटिक स्ट्रेस के लिए है. बहुत सारी क्रॉप क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए है. किसी भी हर्बिसाइड के अगेंस्ट टॉलरेंस के लिए है. एनवायरनमेंट के अगेंस्ट टॉलरेंस के लिए है. इसके अलावा क्रॉप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है हाई एंथोसाइनिन, लो कैडमियम और स्टोरेबिलिटी और ये सब चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए. तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन. इसको छोड़ते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक है. हाँ, दिस इज वेरी नाइस थिंग कि GMO और क्रिस्पर दोनों सेम है या अलग अलग चीजें हैं. GMO इज जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. क्रिस्मस से हम उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो वी कैन से कि क्रिस्पर से एडिटेड वो GMO ही होगा. ओके, ठीक है. तो अभी हाँ, देखो सही है गलत है मैम? पहले बताओ. गलत है बिकॉज अपन क्रिस्पर को, मतलब ये डिबेट चल रहा है बट 90% ऑफ द पीपल आर सेइंग कि क्रिस्पर से जो जीन एडिटिंग हो रही है उसको अपन GMO नहीं बोल सकते हैं. देखो GMO का जो है वो स्पेसिफिक डेफिनेशन ही यही है कि हम किसी फॉरेन जीन को उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं. किसी और ऑर्गेनिज्म से लेके किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल रहे हैं. क्रिस्पर के अंदर अपन यूजुअली ऐसा नहीं करते हैं. क्रिस्पर यूजुअली नॉक-इन्स और नॉकआउट्स पे काम करता है. तो सपोज करो कि तुम्हारे पास में दो क्रॉप्स है A एंड B. ओके, बी क्रॉप मतलब दोनों सेम ही क्रॉप्स है. लाइक मेज ले लो, दोनों सेम वेराइटीज है, दोनों सेम स्पीशीज है. बी के पास में इंसेक्ट रेजिस्टेंट का जीन है, लेकिन ए जो है वो एग्रोमॉर्फोलॉजिकली सुपीरियर है, मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा लेके आती है. ये सब चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर कोई इंसेक्ट रेजिस्टेंट का जीन नहीं है. तो इस वजह से ये नुकसान भी देती है. अब मैं चाहती हूँ कि बी का जीन जो है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाए. अब मैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथोडोलॉजी से जाऊंगी तो मुझे 13 से 14 साल लग जाएंगे वैरायटी डेवलप करने में, चाहे बैक क्रॉस मेथड हो, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन हो. करेक्ट? यस मैम. यस मैम. तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को सिर्फ 2 या 3 साल में क्रिस्पर यूज करके मैं इस जीन को, बी वाले जीन को ए में ट्रांसफर कर सकती हूँ. 1 साल लगेगा मुझे लैब के अंदर ये सब चीजें करने में. दूसरे साल में ग्रो करके देखूंगी, तीसरे साल देखूंगी कि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और चौथे साल में वैरायटी रिलीज हो जाएगी. यस मैम. कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड में हमको बहुत फारफेच्ड सोचना पड़ता है. जैसे कि मेरे को आज अगर कोई वैरायटी डेवलप करना मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे को सोचना होगा कि आने वाले 15 साल में किस टाइप की वैरायटी चाहिएगी, किस टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, फिर उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा. सो ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है कि पॉजिटिव सेंस में आप लेके चल रहे हो कि हाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको डेवलप कर लेते हैं, वैसा वाला सिचुएशन. तब तक अगर मैं नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से किसी इंसेक्ट अटैक को रोकने की कोशिश करूंगी तो मेरे को लग रहा है कि वो इंसेक्ट तब तक इवॉल्व हो जाएगा जब तक कि मैं उसके अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंट जीन डालूंगी और वेराइटी को इवॉल्व करूंगी. करेक्ट? यस मैम. यस. क्रिस्पर टेक्निकली GMOs के अंदर नहीं आता है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा जीन हो जिसकी वजह से हमें इशू क्रिएट हो रहा हो, उसकी वजह से ईल्ड डिक्रीज हो रही हो या कुछ हो रही हो, तो हम लोग क्रिस्पर को भेज के उस जीन को कट भी कर सकते हैं.
तो हम लोग जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, वी आर नॉट एडिंग सम फॉरेन डीएनए इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म थ्रू क्रिस्पर। तो इसीलिए इसको जीएमओ में काउंट अभी तक नहीं कर रहे हैं। मैम जितना समझ में आया, हाँ जीएमओ जी, में हमारा स्पीशीज ही चेंज हो जा रहा है, लेकिन क्रिस्पर में हम विद इन मेज टू मेज ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइक विद इन स्पीशीज। करेक्ट। तो तो अभी हाँ आ, अगर इस वजह से उसे हम जीएमओ नहीं कह रहे, बिकॉज जीएमओ की डेफिनेशन फिक्स्ड है कि हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होना चाहिए, लाइक स्पीशीज डिफरेंट होनी चाहिए। क्रिस्पर yes, में वो एक पॉइंट स्पीशीज डिफरेंट होने वाला फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम उनसे जीएमओ नहीं कह रहे। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। द थिंग इज कि हम लोग आज तक जो क्रॉप्स को डेवलप करने में क्रिस्पर का यूज किए हैं, वो यूजुअली हम लोग किस चीज के अंदर किए हैं? टीजीएमएस लाइंस क्रिएट करने के लिए यूज किए हैं, पीजीएमएस लाइंस यूज करने के लिए क्रिएट किए, जिससे कि हम लोग हाइब्रिड्स बना सके। ओके, ठीक ठीक। ठीक है। आज तक हमने जो है किसी फॉरेन डीएनए को इसके अंदर ट्रांसफर नहीं किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिस्पर के थ्रू हम कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्रिस्पर जीन एडिटिंग के थ्रू हमने कोई ऐसी क्रॉप वैरायटी डेवलप नहीं की है जिससे कि कोई और ऑर्गेनिज्म का जीन हमको यूज करना पड़े। तो इसीलिए लोग डिबेट करते हैं। मीन्स क्रिस्पर इन फ्यूचर जीएमओ हो सकता है कब, जब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन हम इनकॉर्पोरेट कर दें किसी में। जैसे ही वो हो जाएगा, क्रिस्पर विल बी सेड एज जीएमओ। टिल नाउ इट इज नॉट जीएमओ। इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वेराइटी दैट इज बीइंग क्रिएटेड। मतलब कि अगर हम उस वेराइटी के अंदर अदर ऑर्गेनिज्म का जीन डाल रहे हैं तो वो जिसको जीएमएमओ क्लासिफाई करेंगे। अगर हम उसको नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ मॉडिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम उसे नॉन जीएमओ में क्लासिफाई कर देंगे। पर अभी तक इसका कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि क्रिस्पर के थ्रू अगर हम कोई जीन मॉडिफाई कर रहे हैं तो देर इज नो एविडेंस लेफ्ट। मतलब ये एकदम वो परफेक्ट मर्डरर की तरह काम करता है, जो कि पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ के जाता है कि ये जीएमओ है या नहीं है। लाइक अगर तुम लोग नॉर्मली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ही क्लियरली दिख जाता है उसके ओरिजिनल क्रॉप और दूसरी क्रॉप के बीच में डिफरेंस। लेकिन क्रिस्पर जीन एडिटिंग से हमको वो डिफरेंस पता ही नहीं चलता है। किसी भी टाइप का लैब टेस्ट, जैसे कि आजकल तुमने सुना होगा ना कि लैब ग्रोन डायमंड्स चल रहे हैं, यस मैम। बस उसी तरीके से बहुत एकदम नेचुरल कंडीशंस क्रिएट करके ये जीन को इनकॉर्पोरेट करता है। क्योंकि वायरस का तो काम ही यही है ना। अगर वायरस ने अपनी इम्यूनिटी को अलार्म कर दिया कि कोई फॉरेन चीज एंटर हुई है, तो अपनी इम्यूनिटी तो डेफिनेटली अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर अटैक करेगी। करेक्ट। और मैम एक चीज अभी आई, जैसे आपने वायरस जी कहा, यू सेड कि ये बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज के इंटरेक्शन से बनता है। हाँ मतलब वहां से आज तक हमें स्टडीज हुई है, वहां से हमें मिला है। हाँ तो जी। ये वायरस को वायरस को मतलब कैसे, वायरस के लिए इम्यूनिटी है या बैक्टीरिया के लिए इम्यूनिटी है, लाइक टू से कि बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस ओनली ना। नहीं, सॉरी फॉर मैं बोल गलत वर्ड बोल दिया। आई मीन टू से कि बैक्टीरिया अपना डिफेंस कर रहा है क्रिस्पर के थ्रू, या वायरस अपना डिफेंस कर रहा बैक्टीरिया इज डिफेंडिंग अगेंस्ट है वायरस। बैक्टीरियोफेज डीएनए। यस। तो वो क्या क्रिस कर हाँ एक एक क्रिस्पर जो है ये बैक्टीरिया का मैकेनिज्म है टू डिफेंड इट अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन। यस करेक्ट। समझ आया। बेसिकली बैक्टीरिया जो है वो वायरस के अगेंस्ट एक गाइड आरएनए बनाता है, ओके, क्रिस्पर के थ्रू। और वो गाइड आरएनए उस वायरस के जीनोम के साथ में अटैच हो जाता है। जब वो उसके साथ में अटैच होता है तो वो नॉकआउट का काम करता है। तो वायरस के अंदर जो भी वायरल जीन्स होते हैं जो कि किसी टाइप का हार्म पहुंचा सकते हैं या फिर दैट कैन रिजल्ट इन सम सॉर्ट ऑफ डिजीज, उस जीन को वो नॉकआउट कर देता है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर। तो एकदम स्पेसिफिक जगह पे जाकर वो उसे नॉकआउट करता है। तो जैसे हमने बैक्टीरियोफेज वगैरह पढ़ा है कि बैक्टीरियोफेज आता है, अपना डीएनए बैक्टीरिया के जीनोम में इनकॉर्पोरेट करता है और वो उसका रिप्रोडक्शन होता है, वायरस का बैक्टीरियोफेज का रिप्रोडक्शन होता है। यस। इस चीज को डिफाइन करने के लिए वायरस एक गाइड आरएनए बना रहा है जो बैक्टीरिया। वायरल, हाँ सॉरी, बैक्टीरिया एक गाइड आरएनए बना रहा है जो यस
वायरल डीएनए के उस पे जाके अटैच हो रहा है और वहां से वो कट करके उसे हटा दे रहा है। एग्जैक्टली यही हो रहा है, ये देखो, यस मैम, समझ गए ना? यस मैम। ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना इन्वेजिव वायरल और प्लाज्मिड डीएनए। तो यस मैम। बैक्टीरियोफेज ने अपना जो है वो वायरल और प्लाज्मिड डीएनए इसके अंदर डाला है। इसके अंदर जो है अब यहाँ पर अपने पास में कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करने वाले जीन्स रहते हैं, जो कि वायरस के जीनोम को बैक्टीरिया के जीनोम में इनकॉर्पोरेट करके उसको मल्टीप्लाई करने में, मतलब उसकी मशीनरी को यूज करके खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया ने क्या किया, ये जो इसका पॉइंट है ग्रीन वाला, ये बैक्टीरिया ने यहाँ पर अपना गाइड आरएनए विथ क्रिस्पर घुसा दिया। यहाँ पर जब वो अटैच हो गया तो उसके बाद में इसका जो आगे का मैकेनिज्म चला है, उसकी वजह से यहाँ पर गाइड आरएनए अटैच हो गया। उसकी वजह से यहाँ पर फिर देखो स्पेसिफिकली कोई साइट को क्लीव कर दे रहा है, और फिर जब ये साइट को क्लीव कर दे रहा है और फिर वहां पे उसका फंक्शन खत्म हो जा रहा है, तो वायरस कैन नॉट एक्ट एज एन इन्फेक्शियस वायरस, मतलब वो इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। ओके मैम। सो मैम अपन को मैम जहाँ भी मैम क्रिस्पर यूज करना है वहाँ पे अपन को मैम बैक्टीरियोफेज को अटैच करना पड़ेगा डीएनए सीक्वेंस से। हाँ, तो अपन लोग ने अब क्या किया है, बैक्टीरियोफेज को एज अ वेक्टर यूज कर लिया है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज के पास में बहुत अच्छा मैकेनिज्म है किसी भी चीज को डिलीवर करने के लिए। तो उसके लिए हमने बेसिकली क्या कर लिया है कि हम लोग बैक्टीरियोफेज का डीएनए निकालते हैं, उसका डीएनए निकाल के हम लोग जो भी उसके वायरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि हार्म पहुंचा सकते हैं, उन सबको हटा के उसका जो सिर्फ ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जीनोम को ट्रांसफर कर सके, उस मैकेनिज्म को अपन यूज करते हैं और वहां पर हम लोग अपनी पसंद का या फिर अपना डिजायरेबल जीन इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। यस मैम। ओके, मैम एक चीज थोड़ा और, हाँ जी, जैसे आपने अभी मेज का एग्जांपल दिया, हमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफर करना है, हम्म, तो लाइक हमें पता है कि ये एक वैरायटी है जिसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस नहीं है, हम्म, उसमें हमारे बाकी सारे सुटेबल करेक्टर्स हैं। यस, दूसरी में वो रेजिस्टेंस है लेकिन सुटेबल नहीं है। अब हमें ट्रांसफर करना है, तो हम्म, क्रिस्पर के थ्रू ट्रांसफर करना है, तो क्या क्या स्टेप्स होंगे? एक मतलब एक रफ आइडिया ताकि हाँ क्लियर हो सके। हाँ देखो, दो वैरायटीज है ए एंड बी। ए अपनी डिजायरेबल वैरायटी है, बी के अंदर अपना इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो बी का जो ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन है उसको सीक्वेंस करूंगी कि क्या क्या इसके अंदर कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है। जब मैं इस जीन को सीक्वेंस कर लूंगी तो फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगी, एक क्रिस्पर का मॉडल प्रिपेयर करूंगी। क्रिस्पर का मॉडल जो है वो हम लोग कंप्यूटर के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखो, जीन टारगेट कर लिया अपन ने, जो अपना इंसेक्ट रेजिस्टेंट का जीन था उसको अपन ने टारगेट कर लिया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब मैं क्रिस्पर को डिजाइन करना स्टार्ट करूंगी। तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग अपने पास में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि क्रिस्पर की डिजाइनिंग कर देंगे। तो अब मेरे को जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उस जीन को डालना है, जैसे कि मेज के अंदर डालना है, तो मेज का सीक्वेंस अगर पहले से प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो जिस एरिया में वो जाएगा, अभी देखो जैसे मैंने बी वैरायटी से जीन को निकाला तो मुझे पता है कि वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट था, कौन से क्रोमोसोम के कौन से पार्ट के ऊपर प्रेजेंट था, मतलब उसका लोकस कौन सा था, ये सब नॉलेज मुझे है। तो वही सेम जगह पे मैं ए के अंदर उस जीन को डालने का ट्राई करूंगी। तो मुझे पता है कि यहाँ पर ए का एटलीस्ट 20 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मैं अगेन सीक्वेंस कर लूंगी। तो मैंने एक तो टारगेट जीन को सीक्वेंस कर लिया, जो जीन मुझे ट्रांसफर करना है। दूसरा, जहां पे ट्रांसफर करना है वहां पे गाइड आरएनए बनाने के लिए मैंने 20 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस निकाल लिया। तो अगर मेरे पास में सिर्फ सिंगल टारगेट जीन है तो भी ऐसे करेंगे, मल्टीपल टारगेट जीन है तो हम लोग मल्टीपल सीक्वेंसेस निकालेंगे, फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगी। क्योंकि आप अगर सिंगल जीन ट्रांसफर करने जाएंगे तो उसकी
चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाते हैं। तो हम लोग थाउजेंड्स या लैक्स के अंदर उस जीन को मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। क्लोनिंग कर सकते हैं, क्लोनिंग हम लोग जो है वो बैक्टीरिया को यूज करके भी करते हैं। वैसे उसको मल्टीप्लिकेशन करके मैं बहुत सारे उस जीन्स को क्रिएट कर लूंगी। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। फिर उसके बाद में सिंगल एंड मल्टी जीन टारगेट जो भी है वो गाइड आरएनए के थ्रू जो है हम लोग उसको ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे। ऑर्गेनिज्म के अंदर डालने के अलग अलग तरीके रहते हैं, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज के थ्रू अपन कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन हो गया, प्रोटोप्लास्ट हो गया, बायोलिस्टिक गन हो गई। बहुत सारे तरीके हैं कि हम लोग होस्ट के अंदर जो है वो पर्टिकुलरली उस गाइड आरएनए के साथ में अपना टारगेट जीन डिलीवर कर सकते हैं। जब ऐसा कर दिया उसके बाद में हम स्क्रीनिंग करेंगे कि किसके अंदर वो जीन गया, किसके अंदर वो जीन नहीं गया। यूजुअली इस स्क्रीनिंग को करने के लिए हम लोग किसी ना किसी मार्कर का यूज करते हैं। तो सपोज मैंने जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन गाइड आरएनए के साथ में भेजा है उसके साथ में मैंने एक मार्कर भी डाल दिया। मार्कर मैंने क्या डाला कि अगर ये जीन चला गया, मतलब ये एक्सप्रेस होना चालू हो गया, तो फ्लावर कलर जो है वो येलो हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा ही मैं और स्पेसिफिक चीज डाल सकती हूँ, जैसे किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डाल सकती हूँ कि मान लो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा अगर ये ट्रांसफॉर्म हो गया, तो मतलब इसके अंदर मेरा टारगेट जीन चला गया तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो जब मैं सीडलिंग्स के ऊपर जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्प्रे करूंगी तो जो जो मर गई मतलब उसके अंदर अपना टारगेट डीएनए नहीं गया है, जो जो जिंदा रह गए उनके अंदर अपना टारगेट डीएनए गया है। इस तरीके से हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है मैम। यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग उसका फिनोटाइपिक एवोल्यूशन भी कर देते हैं कि भाई हमने लैब के अंदर तो ये चीज एस्टैब्लिश कर ली है, अब फील्ड के अंदर ये चीज हम लोग रेप्लिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। suitably edited। जैसे यहाँ पर है ना एक एग्जांपल अच्छा है, जैसे मैं बताई थी ना कि टीजीएमएस और पीजीएमएस को यूज करने के लिए किया गया है अभी तक, तो यूजुअली तो डिजीज रेजिस्टेंट डेवलप करने के लिए किया गया है। टीजीएमएस लाइन क्रिएट हुई है इसकी राइस की। टीजीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं आ रहा मैम। तो जब मैं बोली टीजीएमएस पीजीएमएस लाइंस क्रिएट करते हैं तो पूछे क्यों नहीं? जीएमएस तो बताया ना, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, अब वो टी क्या होता है वो नहीं पता। पढ़े नहीं हो? एनवायरमेंटल वाले पढ़े हो? फोटो मैम पीरियड और थर्मो। वन नाइट फाइट में निकाले हैं एग्जाम्स। फोटो पीरियड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी रहता है, और एक होती है अपनी टेम्परेचर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, या फिर थर्मो वाली थर्मो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी भी उस चीज को बोल दिया जाता है। तो बेसिकली जब टेम्परेचर हाई होता है या फिर मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर या नीचे कोई भी प्लांट मेल स्टेराइल हो जाता है और उस ऑपोजिट लेके जाओ उसको तो वो मेल फर्टाइल हो जाता है, तो वो टीजीएमएस हो गया। टीजीएमएस में फोटो पीरियड के ऊपर है। जैसे कि कोई एग्जांपल बता रही हूँ कि 12 घंटे से ऊपर अगर किसी प्लांट को लाइट मिली है तो मेल स्टेराइल हो जाएगा, 12 घंटे के नीचे मिली है तो मेल फर्टाइल हो जाएगा। एनिमल्स में भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, टर्टल्स का सुने हो? यस मैम, उसमें मेल फीमेल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, करेक्ट, इंक्यूबेशन एग के इंक्यूबेशन टेम्परेचर पे। करेक्ट। तो वो भी प्लांट्स के अंदर भी ऐसा सिचुएशन रहता है कि गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो उसी को हम लोग टीजीएमएस बोल देते हैं। और ये ओके मैम। हाइब्रिड बनाने में बहुत हेल्प आता है। 2 लाइन सिस्टम, 3 लाइन सिस्टम, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? यस मैम, ये तो पता है। यस मैम। ये इसी के अंदर है। और यहाँ पर एक टर्म अपन को और दिख रहा है जो कि है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। क्या होते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस? जैसे थ्री जो सीक्वेंस लग जाए तो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, लाइक 3 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो जाए हम्म। तो फ्रेम रीडिंग डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, तो देखो फ्रेम रीडिंग डिफरेंट होने के लिए अपन को 3 के मल्टीपल्स में ऐड नहीं होना है। तुम बोले ना 3 ओके। न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए, 3 के मल्टीपल्स में नहीं ऐड होना चाहिए। जैसे कि अपना जो रीडिंग चलती है फ्रेम की, लाइक अपन एक सीक्वेंस लेते हैं,
ऐसे ही रैंडमली। तो अपना जो प्रोटीन बनता है उसमें टीआरएनए जो है वो 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करता है। अपना कोड डीजेनरेटिव है जिसमें ट्रिपलेट यस कोडॉन रहता है, यस करेक्ट? मैम यस तो मैम ये 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करता है। तो अभी इसने कितने न्यूक्लियोटाइड्स रीड किए? 1 2 3 4। तो ये 4 अमीनो एसिड्स को ऐड करेगा। लेकिन अभी मान लो इसके अंदर मैंने बीच में यहाँ पर कुछ और ऐड कर दिया, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, तो इसका रीडिंग फ्रेम पूरा शिफ्ट हो गया यहाँ से। समझे? यस मैम, मतलब 3 के मल्टीपल में नहीं है तो दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एग्जैक्टली क्योंकि 3 के मल्टीपल्स में जाएगा तब तो तो सेम वो सेम फ्रेम आ जाएगा। एग्जैक्टली, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बीच में भले ही कुछ एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स ऐड हो जाएं या फिर कुछ अमीनो एसिड्स डिलीट हो जाएं, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर हम लोग पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम शिफ्ट कर दे रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आया समझ में? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर भी मेज का एक एग्जांपल है, एरोमेटिक मेज का क्रिएशन है। तो बीटेन एल्डिहाइड डिहाइड्रो, अच्छा हाँ, राइस के अंदर कौन सा जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एरोमा के लिए, बासमती के अंदर स्पेसिफिकली? नो आइडिया। 2AP का नाम सुने हो? 2AP। ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो, क्योंकि पता है जो जेआरएफ के अंदर जो 20 क्वेश्चंस आते हैं ना एक्स्ट्रा, वो कई बार इन्हीं सब चीजों से आ जाते हैं। कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन उठ के आ जाता है, जैसे मैम क्रिस्पर। हाँ, नहीं, आप बोलिए पहले। तो 2 एसिटाइल पायरोलिन जो है वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है बासमती की जो फ्रूटी वनीला टाइप का एसेंस आता है ना उसके लिए। और इसका जीन भी पता कर रखा है, उस जीन को दूसरे वेराइटीज के अंदर ट्रांसफर करने की भी कोशिश करते हैं। अभी क्रिस्पर के अंदर भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गई थी कि क्रिस्पर म्यूटेशन भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो डिलीशन कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है। तो अगर असर्शन रीजन में आता है तो आप लोग को मैं बता ही चुकी हूँ कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस करता है वो। हाँ, अभी बोलो। मैम जैसे आपने कहा कि ये जो चीज़ें हैं अभी पढ़ते रहना चाहिए। मेन इशू यही है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए ये ही पता नहीं लगता। लाइक ट्रेडिशनली हमने बीडी सिंह पढ़ ली, फुंदन सिंह पढ़ लिया। मैं तुमको बता देती हूँ ना, तुम लोग अभी से उस चीज को देखना स्टार्ट कर दो। इंस्टाग्राम तो चलाते होंगे। यस मैम। इंस्टाग्राम पे आईसीआर का ऑफिशियल पेज है, उसको फॉलो कर लो। जितनी भी नई वैरायटीज रिलीज हो रही है, कौन सी टेक्निक से रिलीज हो रही है, वो बताते रहते हैं। हाँ, ICAR का ऑफिशियल पेज है। हाँ, आईसीआर का इंस्टाग्राम के ऊपर ऑफिशियल पेज है। तो ये सारी न्यूज़, जो भी न्यू वैरायटी रिलीजेस हो रहे हैं, कोई नई स्कीम रिलीज हो रही है फॉर फार्मर्स या समथिंग, तो ये लोग एज अ न्यूज़ उसमें डालते हैं। दूसरा, हर एक यूनिवर्सिटी से या फिर आईसीआर से भी किसान के लिए जो कृषि दर्शिका या मैगजीन्स निकलती है ना, जो कि मंथ में एक बार या 6 महीने में एक बार ऐसे निकलती है, यस देखिए मैम। वो ना उनकी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत इजीली अवेलेबल रहती है उनकी सॉफ्ट कॉपी। और अगर आप लोग यूनिवर्सिटीज में होंगे तो आपकी लाइब्रेरीज जो है वो इनको सब्सक्राइब करके रखी है, आती होगी लाइब्रेरीज के अंदर ये सब। और नहीं भी आती होगी तो पता है कोई अच्छा अपडेटेड एडवाइजर, मतलब कोई भी प्रोफेसर आपके कॉलेज में होगा ना, तो उसने ज़रूर इस चीज़ को सब्सक्राइब कर रखा होगा। जो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज रहती है ना, उनके अंदर भी तुमको ये सब चीज़ें मिल जाएगी, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, इन सब डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो 3-4 चीजें पक्के से पढ़ते रहना। एक तो कोई नई स्कीम्स लॉन्च हुई है, किससे रिलेटेड लॉन्च हुई है, बजट से रिलेटेड चीजें जो है ये पूछ लेते हैं। उन 20 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा, कोई नई वैरायटी रिलीज हुई है तो कौन से क्रॉप की रिलीज हुई है, किस टेक्निक से रिलीज हुई है, ये भी पूछते हैं। उसके अलावा एक्सटेंशन कवर हो गया, ये कवर हो गया। जीके से रिलेटेड एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि जैसे कि आपका कुछ एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि कौन सा कमोडिटी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सा इंपोर्ट हो रहा है, कौन सा हाईएस्ट प्रोडक्शन के अंदर जा रहा है,
कोई प्राइवेट कंपनी जिसके स्टॉक्स बढ़ रहे हों या समथिंग लाइक दिस, पर वो एक दो रेयर क्वेश्चंस है, तो उसके पीछे अपना पूरा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी कवर कर लोगे तो भी बहुत है। ठीक है मैम। ठीक है, तो हाँ, जैसे कि मैं बता रही थी, एरोमेटिक मेज भी क्रिएट कर रहे हैं। तो 2 एसिटाइल पायरोलिन जो है दैट इज बेसिकली राइस के अंदर, बासमती के अंदर रिस्पॉन्सिबल है फॉर अरोमा। तो यहाँ पर इन्होंने एक दूसरा एंजाइम ढूंढ के निकाला था विच इज बीटेन एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2, BADH2 इसे अपन बोलते हैं शॉर्ट में। ये जो है इसको म्यूटेट किया था क्रिस्पर की हेल्प से और सिंगल और डबल म्यूटेंट जनरेट किया था। क्या होता है सिंगल और डबल म्यूटेंट? नहीं पता मैम। देखो, कोई तुम्हारे पास में एक जीन है, इस जीन पे किसी एक जगह पे अगर म्यूटेशन क्रिएट हुआ तो सिंगल म्यूटेंट, दो जगह पे हुआ तो डबल म्यूटेंट। ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस जीन को मॉडिफाई करके म्यूटेट करके किस में कन्वर्ट कर दिया, राइस वाले जीन में, विच इज 2AP, 2 एसिटाइल पायरोलिन। और इसकी वजह तो से हाँ मैज में एक जीन था, उसको मॉडिफाई करके राइस के एरोमा वाले जीन में बना दिया हमने, तो अब मेज में ही राइस वाला एरोमा आने लग गया। करेक्ट, पॉपकॉर्न वाला सेंट आने लग गया। मैम राइस में पॉपकॉर्न वाला सेंट मतलब बासमती पॉपकॉर्न का में जैसे राइस? होता है ना, अच्छा ओके। तो दैट इज काइंड ऑफ दैट सेम थिंग। जो राइस अपन पकाते हैं तो एक अच्छा सा स्मेल आता है ना, अट्रैक्टिव सा, एपेटाइजिंग सा। यस मैम। पॉपकॉर्न कभी घर पे बनाए हो तो उसमें भी एक अच्छा सा एपेटाइजिंग सा स्मेल आता है। यस मैम। वो सभी आपस में रिलेटेड है, समझ गए? यस मैम। मैम और कुछ बचा है क्या? देखो, क्रिस्पर की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। जैसे क्रिस्पर यूज करने की वजह से कई बार हमको इंडेल या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस मिल सकते हैं। इंडेल क्या होता है? नहीं पता। इंसर्शन और डिलीशन को शॉर्ट में बोलते हैं, इंसर्शन एंड ओके डिलीशन। ओके। तो कोई भी चीज इंसर्ट हो रही है, डिलीट हो रही है, तो उसे अपन कलेक्टिवली इंडेल बोल देते हैं। तो इंडेल या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस क्रिएट होते हैं। डिलीशंस ज्यादा हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्वर्जन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन या जीनोमिक रीअरेंजमेंट्स। इन्वर्जन क्या होता है? पढ़ा था वो, इन्वर्जन मींस क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर पार्ट घूम के वहीं लग जाता है। हाँ, करेक्ट। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस होते हैं, दो टाइप के रहते हैं, न्यूमेरिकल रहता है और दूसरा जो है वो स्ट्रक्चरल होता है। तो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन के अंदर एक एबरेशन क्या रहता है कि सपोज आपके पास में एक क्रोमोसोम है इस टाइप का, तो दो तरीके से सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व करते हुए ये रोटेट हो सकता है। तो सपोज यहाँ पर C and D है, तो अगर सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व करते हुए ये रोटेट हो रहा है तो इस तरीके से होगा। सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व करता है तो क्या कहते हैं इसको, और नहीं करता है तो क्या कहते हैं? अगर सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व करता है तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होते हैं, अगर नहीं करता है तो फिर पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन होता पेरिसेंट्रिक। मैम ओके। है। कुछ बड़े ठीक है क्रोमोसोमल एबरेशंस के अंदर ये सब चीजें। तो मैम एक्चुअली ये मैंने बुक में पढ़ तो लिया था, पर जैसे आपने कहा ना तो वो आ रहा था कि हाँ पता है पता है पता है, बस वो नाम क्लिक नहीं करता। कोई ये नहीं, मैम अभी सेम मैंने भी मैम अभी पढ़ा था मैम कुछ दिनों पहले। हाँ ये सब इन्वर्जन ये पढ़ा हुआ है ये सब, पर वो है ना एकदम से क्लिक नहीं करता। जैसे आप पूछते हो कि ये होता है तो हाँ बस होता है, कुछ तो होता है, वो वाली चीज होती है हमेशा। ऐसा नहीं, ये लगता है काइंड पहले पढ़ा है पर एग्जैक्ट मोमेंट पे याद नहीं आता। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि तुम लोग रिवीजन थोड़ा सा लैक कर रहे हो, कि याद रहता है कि कहीं पढ़ा है, टर्म सुना सुना है, लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं आता है। तो एक बार बीडी सिंह उठाओ, वो वन नाइट फाइट वाला सिचुएशन अभी खत्म करो और थोड़ा उसको ढंग से पढ़ लो।
ठीक है मैम। क्योंकि ना तुम लोग थोड़ा बीडी सिंह अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो मैं तुम्हें बहुत कुछ अच्छा बता सकती हूँ। अगर मेरे को बीडी सिंह तक ही लिमिट कर दोगे ना कि यार ये बेसिक भी नहीं समझ में आ रहा है, बेसिक ही नहीं पता है, तो अभी फिर मेरे को सबको फिर वही चीज पढ़ानी पड़ेगी कि पेरीसेंट्रिक क्या होता है, पैरासेंट्रिक क्या होता है, जबकि पता है इसमें समझाने लायक ऐसी कोई चीजें हैं नहीं। एक बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा। इससे अच्छा अपन मॉलिक्यूलर पढ़ें, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पढ़ें, अपन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ें और मार्कर असिस्टेड, ये सब चीजें जो एक्चुअल में समझने वाली चीजें हैं जो खुद से नहीं पढ़ी जा सकती है, वो सब पढ़ें। लेकिन यूजुअली पिछले 2 बैचेस से मैं देख रही हूँ कि एंड एक तो ना बच्चे जल्दी ज्वाइन करते नहीं हैं। जैसे हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, तो जैसे तुम लोग 2 ही लोग ज्वाइन किए हो, मोस्टली सब लोग रावे बैच के बाद में रावे सेमेस्टर निकलने के बाद ज्वाइन करते हैं। उनके हमारा तो अब बेसिक अब केवी के अलर्ट हुआ है, मंडे से केवी के जाना है। हाँ, तो मोस्टली सब लोग ऐसे ही करते हैं कि रावे हो जाएगा उसके बाद तैयारी करेंगे करके, और फिर आते हैं तब उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं, फिर बेसिक्स पढ़ाने के अंदर ही सारा टाइम निकल जाता है, तो एडवांस स्टडीज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और बेसिक्स से मोस्टली 30 to 40% क्वेश्चन आते हैं जो कि ऑलमोस्ट हर कोई कर लेता है। जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन रहते हैं ना, उसके अंदर मार्क स्कोर होता है, उसके अंदर रैंक स्कोर होता है, और वो वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाती हूँ। मैम ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि अभी मैंने दिया था एज अ मज़े मज़े में एग्ज़ाम दिया था। उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे 11th-12th की एनसीईआरटी नॉलेज से ही हो गए थे। लगा नहीं था कि ये बीएससी लेवल के क्वेश्चन है। क्योंकि जेनेटिक्स अपन लोग पढ़ते ही है ना, यस मैम। तो कवर हो जाते हैं। अब मॉलिक्यूलर टेक्निक्स वगैरह इनसे क्वेश्चंस आते हैं जितना मैं देख रही हूँ ना, लेकिन ठीक है अभी वहाँ ट्राई वहाँ तक करूंगा। वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, बेसिक्स में ही सारा टाइम हो जाता है। मैं अगर जाती भी हूँ और फिर मैं उसके बाद में यही क्वेश्चन पूछती हूँ कि इन्वर्जन यहाँ पर, जैसे मैं नॉर्मली पढ़ा दी कि हाँ क्रिस्पर के अंदर यहाँ पर ये इन्वर्जन क्रिएट करता है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी ना कि हाँ चलो इन्वर्जन का मतलब पता है, लेकिन अब मैं को अगर इन्वर्जन वापस वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो फिर मैं वापस यही सोचूंगी कि यार बेसिक पढ़ाना पड़ेगा करके। नहीं मैम, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। आप हमें पहले बता दे सकते हैं, लाइक एक हल्का सा हिंट दे दो एंड वी आर आई एम गुड फॉर इन दैट, मैं फिर कुछ कर लेंगे, खुद पढ़ लेंगे। बीडी सिंह पढ़ना चालू कर दो। देखो बीडी सिंह जेनेटिक्स वाली जो है उसके अंदर सारा तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ में जो पीछे उसके इंडेक्स दिया हुआ रहता है ना, उसमें डेफिनेशंस दी हुई रहती है। तो मोस्टली वन लाइनर क्वेश्चंस या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, वो पीछे वाले अपेंडिक्स से ही कवर हो जाते हैं, तुम्हें पूरी बुक पढ़ने की मैम भी जरूरत नहीं है। मेरा बीडी सिंह 20 to 30% मैंने पढ़ रखी है, लाइक अच्छे से, वो बुक में लाइन हाईलाइट करके वैसे पढ़ रखी है। हाँ तो उसे 100% करो। 100% करने में वही वही होता है, लाइक मैं अभी 6th सेमेस्टर में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मिड्स आ गए तो फिर बुक पढ़ना छूट गया। ये चीज बहुत हुई है अभी 3 साल में। इट्स ओके अभी देखो, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग ना बीडी सिंह पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुश्किल से नहीं 400 पेज की नहीं। बुक है, 50 पेज भी हाँ तुम एक दिन में एटलीस्ट इतना तो कवर कर सकते हो। चलो 50 भी नहीं तो 30 पेजेस भी दिन का कवर करोगे तो तुम्हें लेस देन 1 मंथ चाहिए उस बुक को अच्छे से पढ़ने के बुक लिए। को करने के लिए, यस मैम। तो अभी से करना चालू कर दो, तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा ना, तो तुम्हें बहुत कुछ और चीजें हैं जो कि समझ में आने लग जाएगी। अभी आप नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे या पूछ लूं डाउट्स? हाँ अब पूछो ना, अभी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आई वॉज रीडिंग बीडी सिंह फॉर दैट क्रोमोसोम वाला जो हमने हम्म, टॉपिक कर चुके हैं। होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो था, हाँ जी। आपने बताया वो सब समझ में आया, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो थे आपके पास है, अभी बुक रखी है आपके सामने? नहीं बुक नहीं है मेरे पास में, तुम बता दो, मेरे को याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसमें होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में उसमें लीमा डी फेरिया नेम दिया है, जिसने 3 प्रपोज करे थे मॉडल्स। ओके। एक तो था सिर्फ फाइबर होता है, दूसरा मॉडल ये है कि फाइबर के साथ साथ काइनेटोकोर भी होता है, हम्म। और ये लाइन थी। फिर उसमें तीसरा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई नहीं कि तीसरा कुछ बोला हो। कोई नहीं फिर पूछता उसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पैराग्राफ पढ़ना नहीं पढ़ना इक्विवेलेंट है, मैं वही पूछ रहा हूँ। बहुत पुराना कंसेप्ट हो गया है, कोई नहीं पूछने वाला इससे। ठीक है। एक इसमें 300 एंगस्ट्रॉम क्रोमेटिन फाइबर है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। हम्म। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या है ये, मैंने दो ये तीन बार मैंने पढ़ा देख लिया ये। मैंने ये चीज बताया था, जब अपना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है
तो न्यूक्लियोसोम कोर जो रहती है, तो अपना ओरिजिनली डीएनए जो है उसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम का रहता है। फिर ठीक जब है। वो क्रोमोसोम कोर बनना स्टार्ट होती है, न्यूक्लियोसोम कोर बनती है, तो उसका डायमीटर इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद में क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं और फाइनली सोलेनॉइड के फॉर्म में आते हैं। तो वो जिस सोलेनॉइड के फॉर्म में आते हैं उसका डायमीटर 300 एंगस्ट्रॉम्स होता है। तो उसे तो 300 एंगस्ट्रॉम क्रोमोसोम फाइबर भी बोल दिया जाता है जनरल टर्म्स में। तो बेसिकली कंडेंसेशन की वो फेज जहाँ पे डायमीटर 300 एंगस्ट्रॉम है उसे हम 300 एंगस्ट्रॉम क्रोमेटिन फाइबर बोलेंगे। यस, मेरे पास में यहाँ फिगर भी होना चाहिए क्रोमोसोम्स का। मैम आपने जब पढ़ाया था उस टाइम ये भी कहा था कि काइनेटोकोर कंसेप्ट जो है ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है या ऐसा कुछ आपने कहा था। वेस्ट काइनेटोकोर्स किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में या स्टडी में विजिबल नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो ये होते हैं या फिर लाइक एक पुराना कंसेप्ट है जब पढ़ते जा रहे हैं? बस पुराना कंसेप्ट है जो पढ़ते जा रहे हैं। ये तो देखो नया कंसेप्ट क्या होगा? लाइक नया क्या चल रहा है? प्रेजेंट, जो भी अपने वो फाइबर्स रहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, वो डायरेक्टली सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। एक मिनट, हम काइनेटोकोर को सेंट्रोमेयर का पार्ट मानते हैं या नहीं मानते? काइनेटोकोर्स लाइक पुराने कंसेप्ट के हिसाब से काइनेटोकोर्स आर समथिंग्स व्हिच आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर्स, यहाँ पे कहीं पे होना भी चाहिए। और वो जो है उनका फंक्शन बेसिकली क्या रहता है, स्पिंडल फाइबर्स के साथ में अटैच होके क्रोमोसोम्स को स्प्लिट होके ऑपोजिट पोल्स तक ले जाने का। तो काइनेटोकोर्स का फंक्शन बेसिकली वही बोला गया था। हाँ, यहाँ पर देखो, ये अपना सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के सबसे आउटर मोस्ट एंड के ऊपर काइनेटोकोर्स अटैच रहते हैं, ऐसा बोला जाता था। और इन्हीं के ऊपर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। फिर पर जब माइक्रोस्कोप्स अच्छे हुए, एडवांस्ड हुए, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमको विजिबल नहीं हुआ था। काइनेटोकोर जैसी कोई चीज नहीं दिखी थी। सेंट्रोमियर इटसेल्फ स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करता है। ठीक है मैम, इसमें यहीं पर एक लाइन है, सेंट्रोमेरिक रीजन दीज रीजन कंटेन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जो कि सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस है, बुक में कॉन्ट्रोमेरिक लिखा हुआ है। वेरिएंट ऑफ HT हिस्टोन लिखा हुआ है, सैन HT और काइनेटोकोर प्रोटीन्स। ये तीन तो हमें यहाँ पे दिख गए, सैन HT, काइनेटोकोर और सीक्वेंस तो उसमें है ही सही। ये मिस्टोन जो लिखा हुआ है डायग्राम में, मिस्टोन HT न्यूक्लियोसोम्स, ये चीज का बुक में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस ये डायग्राम में है। पढ़ना है, ध्यान देना है या नहीं देना, आप ये बता दीजिए बस। ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। इट्स ऑफ नो यूज। ये बहुत पुरानी बुक है, इसका रिवीजन नहीं हुआ है। ओके मैम, तो इसका ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस पढ़ लो, भूल जाओ। तुम, मैं बता रही हूँ किन किन चीजों के लिए तुम्हारे लिए अच्छी है। एक तो जो उसके पीछे के अपेंडिक्स दे रखे हैं वो तुम्हारे स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स में भी बहुत यूज आएंगे, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर जो ठीक है। डेफिनेशंस है वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा, तुम उस बुक को एज अ गाइड यूज कर सकते हो कि उस बुक के अंदर जो टॉपिक्स दे रखे हैं उन टॉपिक्स को किसी बेटर जगह से पढ़ लो। मतलब वो एक तरीके से तुम्हारे एज अ सिलेबस एक्ट कर सकती है कि जैसे तुम्हें क्रोमोसोम्स पढ़ना है तो तुम्हें क्रोमोसोम्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है मैम, समझ गए। ठीक। और ये तुम्हारा सोलेनॉइड वाला जो था वो यहाँ पर है, ये देखो। तो यहाँ पर तुम देख रहे होंगे कि अपना जो न्यूक्लियोसोम कोर है ये हिस्टोन्स के ऊपर ऐसे राउंड राउंड होता है। तो इनिशियली अपना 20 एंगस्ट्रॉम का डीएनए रहता है। फिर उसके बाद में जब एक हिस्टोन ऑक्टामर बनता है तो वो 60 डिग्रीज हाइट होती है उसकी, और 110 एंगस्ट्रॉम जो है इसका वो रहता है, डायमीटर रहता है। फिर जब ये फाइनली जो है वो सोलेनॉइड की फॉर्म में आ जाता है तो ये 300 एंगस्ट्रॉम का क्रोमैटिन फाइबर बन जाता है। ठीक है मैम। ठीक है, एंड करें फिर आज की क्लास। मैम हाँ जी, मैम वैसे तो मैम आप बता देती हो मैम कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मैम वैसे एक साथ में बीडी सिंह पूरा मैम नहीं पढ़ पाएंगे अभी, तो मैम आप एक बार लास्ट मतलब क्लास में आप बता दीजिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास अभी में अपन क्या। क्रोमोसोम्स कल मैं क्लास नहीं लूंगी, आई एम ट्रैवलिंग टुमारो, सो परसों